कोशिश इस बात की है, 5 मिनट से ढूंढ रहा हूं, ना तो लेखक मिल रहे हैं ना उनके साथ परिचर्चा करने के लिए विजय जी। तो हम लोग 5 मिनट और रुकते हैं और उसके बाद एक कार्यक्रम की वो लोग स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। बस 5 मिनट आई थिंक, फिर हम लोग शुरू करते हैं। हाँ चलो मैं सुनाता हूँ। चलो वो दोनों अभी कहाँ, यहाँ पे मुझे लगता है मधुरेश जी तो नहीं है और शशि जी भी नहीं है, उनकी धर्मपत्नी, लेकिन उन दोनों, ओहो आप हो। तो जब ये किताब उताब छप रही थी एंड ऑल, उनके घर में क्या चल रहा होगा ना, उसके लिए कुछ लाइनें सुनाता हूँ। तो एक बार शुरुआत में जैसे बोलते हैं स्वाहा, वो वाली एक बार वाह वाह करिए आप लोग। मधुरेश जी और उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। तुम पढ़ती मेरी किताब, तुम पढ़ती मेरी किताब, मैं तेरा मुखड़ा पढ़ता हूं। बोलिए तुम पढ़ती मेरी किताब, मैं तेरा मुखड़ा पढ़ता हूं, तुम पन्ना पन्ना पलट रही, मैं बिखरा बिखरा रहता हूं। और भी आगे बोलते हैं वो कि तुम उनके पन्नों से खेल रही, तुम उनके पन्नों से खेल रही, मैं पन्नों से आगे रहता हूं, लेकिन इन छंदों के अंदर बस तुम रहती हो, ये कहता हूं। ये कमिटमेंट दिया उन्होंने। वाह वाह, अभी तक है नहीं, वो तो आपने शुरुआत का मिस कर दिया शायद। अब मैं दोबारा से सुनाऊंगा तो बाकी लोग मुझे मारेंगे, बोलेंगे फिर से वाह वाह करना है इनको। तो अभी आई नहीं है ना संतोष भाई, वो आ गए हैं तो स्वागत करते हैं। हाँ मधुरेश जी आपका स्वागत है, आइए आइए आइए। आप यहां बैठे थे, मुझे दिखाई नहीं दिया। चलिए तो आप सभी का बहुत सारा स्वागत, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग जिस पुस्तक के लोकार्पण के लिए आए हैं उसका नाम है जाने अनजाने पदचिन्ह। ये जाने अनजाने पदचिन्ह जो हैं, ये हमारे प्रिय मित्र मधुरेश मिश्रा जी, उनके हृदय के भावों से निकले गए चिन्ह हैं, जिसको कि उन्होंने संकलित किया है इस किताब में, पदचिन्ह, जाने अनजाने पदचिन्ह। तो मैं मधुरेश जी आपका स्वागत करता हूं मंच पर। मुझे ज़्यादा परिचय मधुरेश जी की देने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि अधिकांशतः आप लोग मधुरेश जी के विनम्र स्वभाव से सबसे ज़्यादा परिचित हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उत्तर प्रदेश कम्युनिटी एसोसिएशन को समर्थित, उनको संचालित करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फिजी के प्रेसिडेंट हैं, और कितनी तन्मयता से वो ब्रिटेन में हम भारतीयों के साथ मिलकर और भारतीय संस्कार के लिए और संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक विनम्र मधुरेश मिश्रा जी की जो पुस्तक आई है जाने अनजाने पदचिन्ह, उसके उत्सव में हम लोग आए हैं। आपका बहुत सारा स्वागत, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले यहाँ मंच पर, पटल पर स्वागत करता हूँ हमारे मध्य हमारे आदरणीय वीरेंद्र शर्मा जी हैं। आपका स्वागत है, आप आइए मंच पर। और हमारे भारत में जो एक बार एमएलए एमपी बन गए वो ताजिंदगी रहते हैं, तो हम तो आपको एमपी साहब ही कहेंगे। जी बाद में इनका अच्छे से कर देंगे हम लोग। अब जो है मैं यहाँ बुलाता हूँ, आमंत्रित करता हूँ हमारे श्री तेजेंद्र शर्मा जी को। आप आइए सर। और अब एक शर्मा जी के लिए तालियां ज़्यादा बजाई थी हम लोगों ने, इनके लिए कम बजाइए, थोड़ी सी और बजाइए। हाँ ये बात है।
और अब जो है विजय राणा जी, आपका स्वागत। और साथ में बुलाता हूं पीयूषिता जी को। पीयूषिता जी आइए। और अब ये अवसर है हमारी हिंदी अताशे, हमारी हिंदी अधिकारी भारतीय उच्चायोग में डॉक्टर नंदिता साहू जी, आपको सादर आमंत्रित करते हैं, आप आइए। और साथ में यहाँ बुलाना चाहता हूँ मैं शशि मिश्रा जी को। मुझे लगता है इस किताब में, इस पुस्तक में मधुरेश जी से भी ज़्यादा योगदान शशि जी का रहा होगा। मैं बुलाता हूं तरुण गुलाटी जी को, आप आइए, आपका स्वागत। और साथ में पंकज जी को आइए। जयू भाई जी, आपका स्वागत है, आप आइए। और मनोज मिश्रा जी। चलिए, मंच पे पटल पर इतने इतने सारे रत्न हैं, तो इससे अच्छा, इससे सुंदर, इससे शुभ अवसर नहीं हो सकता है जिस मूल कार्य के लिए आज सब हम लोग इस उत्सव में आए हैं, पुस्तक के लोकार्पण का। तो वो भी अब करते हैं। हाँ, आप दोनों तो बीच में, आप दोनों केंद्र में रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इधर इधर। आशीष जी का आइडिया था, बोले इतने लोगों से लोकार्पण कराओगे तो समझ लेना इतनी पुस्तकें ऑलरेडी लिख गई जी। एक फोटो और लेना है जी। हाँ हाँ हाँ, जाइए। सुनी जी, अरे आप पिक्चर्स मिस कर रहे हैं, प्लीज आइए जल्दी। अश्विनी भाई आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे एक मिनट अश्विनी जी, आइए आइए। पुस्तक लीजिए।
अब ये अब इसका लोकार्पण हो गया है, तो मैं इसमें से 2 पंक्तियां पढ़ सकता हूं अब। और वीरेंद्र सर, देखिए कितनी सुंदर पंक्ति है कि मैंने दुर्गम पथ पर चले हैं जरूर, मैं दुर्गम पथ पर चला हूं जरूर, पर कई मंजिलें बाकी हैं, खूब पसीने बहाए हैं जरूर, अभी हिम्मत है, अभी पूरी कहां आकी है। तो इन पंक्तियों के साथ मैं वीरेंद्र सर आपको ही आमंत्रित करता हूं, यहां आइए और आज के इस आयोजन के बारे में, आज के इस उत्सव के बारे में 2 शब्द 2 मिनट, आइए। कहाँ गए मिश्रा जी? यही है, उनको तो एड्रेस करना है, उनको तो एड्रेस। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। तालियों। मैंने इसका फ्रंट पेज देखा है लेकिन अभी पढ़ी नहीं, इसलिए बुक के अंदर क्या है वो तेजिंदर जी बोलेंगे, हैं? लेकिन जिसने ये बुक लिखी है, जिसके ये भावनाएं हैं, उसको मैं जानता हूँ। उनकी सोच, उनका विजन समाज के लिए जो है, और बहुत सालों से उस विजन को देखते हुए, उनकी शख्सियत को जानते हुए मैं ये महसूस करता हूँ कि ये बुक बहुत अच्छी होगी। मेरे बहुत ही अजीज़ नवेंदु मिश्रा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो स्पेशली आपके उद्घाटन पे गए थे लखनऊ में, और उसने मुझे, वो मेरे बच्चे जैसा है, शायद ये कुछ लोगों को अच्छा ना लगे वो जैसे बेटा होता है ना वैसे है, और उसकी ये ख़ास इंस्ट्रक्शन सजेशन थी कि मैं आज ज़रूर आऊँ। मेरे लिए उसका प्यार, और ये चाहता था कि मैं आज इस वक्त पे मधुरेश जी को बधाई ज़रूर दूँ। दो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूँ, लेकिन अभी दिमागी तौर पे मैं नीचे नहीं उतरा क्योंकि वक्त थोड़ा गया है, 4-5 महीने हुए हैं छोड़े हुए, तो वो अभी भी मैं अपने आप को उसी लेवल पे समझता हूँ, तो फिर मैं अपने आप की बुकिंग ज़्यादा कर लेता हूँ। इसीलिए मैंने, और ज़िंदगी में शायद पहली बार तेजिंदर जी हुआ कि मैं वक्त से पहले आ गया। अक्सर मैं लेट आता हूँ तो जल्दी जाता हूँ। तो मधुरेश जी से मेरा ये एग्रीमेंट था कि मैं आऊँगा, बुक लॉन्च होगी, उसमें मैं आपको बधाई दूँगा, आपके परिवार को बधाई दूँगा, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये बुक समाज के लिए, उन लोगों के लिए जो समाज में अच्छी समाज की होप रखते हैं, उनके लिए ये अच्छी साबित होगी। और मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ, तो इसलिए मैं आपको यकीन देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ लाइनें ज़रूर आपको दूंगा।
आज इस शाम के लिए आपकी बहुत बहुत बधाई हो और मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री तेजेंद्र शर्मा सर को। आप आइए और आज के उत्सव के बारे में, पुस्तक लोकार्पण के बारे में कुछ शब्द हमारे मध्य रखें। नमस्कार मित्रों, मधुरेश को बहुत बहुत बधाई, स्नेह आशीष। दोस्तों, यहाँ एक साहित्य का माहौल पिछले करीब 30 सालों से इस तरह से बढ़ा कि उसे हम साहित्य का विस्फोट भी कह सकते हैं, क्योंकि 1998 में ब्रिटेन में किसी भी लेखक का अपना कहानी संग्रह नहीं छपा था, और अब ऐसे लेखक हैं जिनके 5, 6, 7, 8 कहानी संग्रह, 5, 6, 7 कविता संग्रह छप चुके हैं, उपन्यास छप चुके हैं। तो हम लोग जो कोशिश करते हैं कि मैं ही मैं हूं तो क्या मैं हूं, जब तक ये ना कोशिश हो कि हमारे बाद की पीढ़ी सक्रिय रहे और जो ज्योति जलाई गई थी हमसे पहले वालों ने, उसे हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जलाए रखें, उसी में मैं मधुरेश को देखता हूँ। और मुझे याद है कि जब मधुरेश साल पहले मुझे मिला था तो मैंने उसे कहा था, और उसने मुझे आज याद दिलाया कि आपने कहा था। मैंने कहा था, सुनो, लिखो जरूर, पर लिखने से पहले पढ़ो। जितना पढ़ोगे उतना अच्छा लिखोगे। और उसने मुझे बताया कि वो मुझे दिखाएगा कि उसने इस 1 साल में क्या क्या पढ़ा। तो बड़ा अच्छा लगा। अब क्या होता है कि जो जमूरा है वो बहुत सारे काम करता है, मगर जो मदारी है उसने चाहे उस जमूरे का खेल पहले ना भी देखा हो तो वो खट से पकड़ लेता है कि इसके कौन से खेल की क्या कमजोरी है और क्या अच्छाई है। अब देखिए, ये किताब मेरे हाथ में आई और मेरे साथ 10 और लोगों के हाथ में आई। मैंने आज पहली बार ये किताब पढ़ी नहीं, देखी। तो मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ अनुभव है तो मेरे हाथ सीधे उसी पेज पे खुलने चाहिए जो कविता पढ़ी जानी चाहिए। और देखिए, मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाता हूं जो मैंने देखी हैं। एक अजीब सी लड़ाई खुद से लड़ता रहता हूं, खुद से बेहतर बनूं, खुद को गढ़ता रहता हूं। एक अजीब सी अच्छाई, खुद स्पर्धा करता रहता हूं, खुद से बेहतर जीऊं, खुद गिर के उठता रहता हूं। ये राहें बड़ी कठिन हैं, खुद राहें बनाता रहता हूं। हर संघर्ष, हर जीत में खुद को तराशता रहता हूं। हर सफर, हर मंजिल में खुद हम सफर बन जाता हूं। हर स्वप्न, हर हकीकत में खुद को समेटे रहता हूं। ये कैरेक्टर है मधुरेश मिश्रा का, जो वो अपनी एक कविता में हम सब के सामने रखता है। तो मधुरेश, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इतना ही बहुत है कि तुमने मुझे बुलाया इतने प्यार से, स्नेह से, और आप सबको मिलने का मौका मिला। हमने विजय जी से
ममता जी से, अरुण से बहुत कुछ सीखा है बीबीसी में। तो आप सबका मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने जो कुछ थोड़ी बहुत सिखाई हमें चीज़ें, मैं उनका इस्तेमाल माइक पे कर रहा हूँ। माइक का इस्तेमाल इन्होंने ही समझाया था। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद तेजन सर। और अब मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ, एक बार जोरदार तालियां वीरेंद्र शर्मा सर के लिए। इन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण यहाँ के लिए निकाले। जी जी, फिलहाल मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर नंदिता साहू जी को। आप आइए मैम, और आज के इस कार्यक्रम के बारे में कुछ अपने शब्द रखें। एक बार जोरदार तालियां नहीं हुई नंदिता जी के लिए। धन्यवाद आशीष, मंच देने के लिए। कभी छूटता है, मंच जिसे मिले वो कभी छोड़ता नहीं है, उसे कहा जाता है छोड़ दो। जैसे कि आशीष ने सबसे पहले कहा 2 मिनट का समय, तो 2 मिनट का ही समय है मेरे पास भी। और सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और मुझे खुशी है कि आज मधुरेश भाई ने एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा दिया है। और मैं चाहूँगी कि ये पहली पुस्तक आखिरी पुस्तक ना हो, हर 2 साल में नहीं तो 1 साल में एक पुस्तक आए, और इसी तरह आप लिखते रहें। मैंने आपकी कविताएं पढ़ी हैं, क्योंकि भारत भवन में के लिए आपने कुछ कविताएं पहले भी भेजी थी और हमने भारत भवन में उन कविताओं को प्रकाशित भी किया है। तो कुछ कविताएं तो मैंने पढ़ी हैं, और उसमें से मुझे 2 कविताएं इसमें दिखी भी। एक कविता है जो मैं यहाँ पे आप सभी के लिए पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने भी ये किताब अभी नहीं देखी होगी। हर चीज़ में आशावादी होना कितना अच्छा होता है जीवन के लिए। पॉजिटिविटी हमारे जीवन में अगर होती है तो हम लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं, और वो व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। मैं आप सभी लोगों को देखती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि अपने देश को छोड़कर जब आप पहली बार यहाँ आए होंगे और यहाँ पर अपने पैर जमाने का जब प्रयास कर रहे होंगे, उस समय आपने कितनी तकलीफ़ें झेली होंगी, हर प्रकार की तकलीफ़ें झेली होंगी। और आज आप यहाँ पर हैं, आप अपने आप में मतलब जीवन में सफलता मिली है। सब लोगों ने यहाँ घर बना लिए, रहने लगे हैं। तो आप सभी लोगों की सफलताओं को देखती हूँ तो मुझे यहाँ पे एक कविता बड़ी अच्छी लगी जो इन्होंने लिखी है, और ये सभी के लिए है शायद। पलायन विकल्प नहीं। जैसे मैं पलायन करूँगी यहाँ से, 3 साल में मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं रह सकती यहाँ। शायद मेरी उम्र भी होगी कि शायद जिस उम्र में मैं यहाँ पहुँची हूँ, व्यक्ति जल्दी से जल्दी भागने की सोचता है, अपने घर की तरफ जाने की सोचता है। चरैवेति का मंत्र ले, कठिन पथ साध लो। पलायन कोई विकल्प नहीं, गांठ तुम बांध लो। हर चुनौती का सामना कर, सपनों की नई उड़ान भर। निराशा का तिमिर चीर कर, उजालों का आह्वान कर। कार्य बने या फिर बिगड़े, कार्य बने या फिर बिगड़े, पथ सुगम हो फिर पथरीले। जिद वहाँ पहुँचने की है, भाग्य में जो लिखा नहीं। मन में दृढ़ संकल्प ले, शौर्य व धैर्य साथ ले। पलायन कोई विकल्प नहीं, गांठ तुम बांध लो। जीत हो, अंतिम पंक्तियां हैं, जीत हो या हार हो, पथ पे निरंतर बढ़ते रहो। जीत का किंचित संशय न हो और हार का भी भय न हो। वीरता की मशाल ले, मन में फिर से ठान लो। पलायन कोई विकल्प नहीं, गांठ तुम बांध लो, गांठ तुम बांध लो। बहुत सुंदर कविता, और मैं आश्वस्त हूँ कि यहाँ पर इस किताब के अंदर सारी कविताएं एक से बढ़कर एक होंगी। कुछ कविताएं मैंने पढ़ी हैं। मधुरेश जी, फिर से मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगी और बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगी, क्योंकि उम्र में आपसे बड़ी हूँ, कि आप यूं ही लिखते रहें और लगातार लिखते रहें। क्योंकि मुझे वही याद आया पिछले साल जिस समय आपने इसकी पांडुलिपि
भेजी थी सम्मान के लिए। और देखिए आज आपके हाथ में एक किताब है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिता जी। और खासकर जब पहली पुस्तक छप रही होती है या उसकी जो यात्रा शुरू होती है घर में, जैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि मधुरेश जी स्टडी में बैठे हैं और उनको कोई पंक्ति याद आई, उन्होंने लिखी और पर्ची वहीं छूट गई, है ना। किसी वहाँ पे टीवी रैक के पास कुछ रखा होगा, एक डायरी में कहीं पे रख दिया, किसी पुराने अखबार पे कुछ लिख के छोड़ दिया है ना। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगा कि शशि जी को इसका बहुत अनुभव रहा होगा कि उस चीज़ को संभाल के रखा इन्होंने, और उसका एक रूप जो है आज किताब के रूप में, पुस्तक के रूप में एक संकलन हमारे सामने है। तो एक बार जोरदार तालियां शशि जी के लिए, उनकी मधुरेश जी की धर्मपत्नी। और मैंने शशि जी को बोला था कि आप मंच पर आइए और इस पूरे अनुभव के बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा मैं तब बताऊंगी जब मधुरेश पूरी की पूरी किताब मेरे लिए छापेंगे। मैंने कहा अच्छा। कहती है फिलहाल मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रही हूँ, मेरा बेटा मनोज आएगा। तो एक बार जोर से स्वागत करते हैं मनोज आइए, मनोज मिश्रा। और मैं साथ में मधुरेश जी को भी आग्रह करूंगा, आप भी आइए मंच पर। और ये एक पूर्णतः पारिवारिक अवसर होगा। शशि जी भी आए, अगर शशि जी आप भी आइए। सहज आप भी आइए। मनोज आप आइए और कुछ अपने पिताजी की कविताओं के बारे में बताइए। घर पे कितना पकाते थे, अच्छे से समझाते भी थे। ठीक है, आइए। हाय एवरीवन, मैं काफ़ी शॉर्ट रखूँगा। मेरी हिंदी आप लोग जितने एलिक्वेंटली से हिंदी में बात करते हो, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैंने पोएट नहीं लिखा है, इसीलिए डैड ने लिखा है, बिकॉज I will just cover a few points which I think are really important, things that I've seen my dad do throughout the home as he's been writing these books that me and Sahaj have been able to see and learn from. सबसे पहले जो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी है वो डैड ने हमें सिखाया है अबाउट डेडिकेशन। ये वर्ड डेडिकेशन लोग they often throw it around quite easily. मैं इस चीज़ में बहुत डेडिकेटेड हूँ, मैं जिम में बहुत डेडिकेटेड हूँ, मैं फिटनेस को लेके बहुत डेडिकेटेड हूँ, या राइटिंग में डेडिकेटेड हूँ। डैड ने दिखाया है कि डेडिकेशन का ट्रू मीनिंग ये होता है जब आप बिना कोई आउटकम का सोचे या बिना कोई रिवॉर्ड का सोचे आप जुटे हुए हो अपने काम में। और मैंने देखा जिस तरह से डैड ने ये बुक लिखी है, it wasn't like he wasn't working at the same time or he wasn't looking after the family at the same time. ये उन्होंने एक एक पोएम रात रात जग के 3 बजे तक 4 बजे तक जग के लिखा है। और मुझे ये याद है कि वो अपना पूरा वर्क डे फिनिश करके तब जो भी फैमिली के ड्यूटीज़ थे, जो उनके फिसी के ड्यूटीज़ हैं या जो भी यूपी का के ऑल दी अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो सेवा का काम है वो भी नहीं रुका। इट वाज अ डिसीजन कि जो काम करना है, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, उस कंस्ट्रेंट्स के अंदर उसको फुल डेडिकेशन के साथ करना है। एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट लेसन आई हैव लर्न फ्रॉम हिम थ्रू आउट दिस इज़ कि कोई भी काम हाफ हार्टेडली नहीं होना चाहिए। अगर कर रहे हो और आपने प्रॉमिस किया है अपने आप को ही, then you should do it with full dedication. And
I think the biggest lesson that I've implemented this in my own life as well is that people make promises to other people. लोग अगर कोई प्रॉमिस या वादा करते हैं तो किसी और को करते हैं तो वो हमेशा उनका एक गिल्ट रहता है, वो निभाते हैं. बट अपने आप को जब कोई प्रॉमिस करता है, they struggle to hold themselves to that same dignity and respect कि मैंने अगर अपने आप को प्रॉमिस किया है तो मुझे वो काम भी उसी लेवल ऑफ डेडिकेशन के साथ करना चाहिए. एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव सीन represented in this book. मैं उतना ही कहूँगा. Thank you very much and congratulations, Dad. This is the first of many. बहुत अच्छे मनोज. कितने सारांश मैं समझूंगा कि इसकी मनोज ने जो अपने पापा के बारे में बताया वो हम में से बहुत लोग उनसे परिचित हैं मधुरेश जी से, और ये उनके पूरे व्यक्तित्व का एक छोटा सा सारांश है. तो बहुत अच्छा मनोज. चलिए, ये अब आज के कार्यक्रम का जो एक जो महत्वपूर्ण अंग होता है पुस्तक लोकार्पण का, वो क्यों ना लेखक के बारे में क्यों बात करें, लेखक से ही पूछें कुछ इस पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक की कविताओं के बारे में. इसकी रोचकता और भी ज़्यादा बढ़ेगी और हमें ज़्यादा और समझ में आएगा. हम में से बहुत लोग शायद और इंस्पायर भी होंगे. तो इस कार्यक्रम को करने के लिए मैं बुलाता हूँ हमारे आदरणीय विजय राणा जी को. आप आइए. और बेशक हमारे लेखक साहब मधुरेश मिश्रा जी को आइए, स्वागत है आपका. एक बार माइक टेस्टिंग हो जाए. हेलो, धन्यवाद आशीष. बहुत बढ़िया. बोलोगे इस पकड़ की जरूरत है इसकी? आई थिंक जरूरत पड़ेगी. अच्छा, ठीक है, ओके. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में आए, और मुझे बहुत खुशी है जब मैं देखता हूँ हमारी नई पीढ़ी को. न केवल वो भारत, हम जब इस देश में आए थे तो भारत एक कहते थे विकासशील देश है, बहुत बड़ा पॉजिटिव नोट देने के बावजूद भी, लेकिन कुल मिलाकर के लोग जानते थे कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है. आते थे हम लोग डरे हुए, भयभीत से, दर्जी के कपड़े सिले हुए, लगता था कहीं बाहर से आए हैं, टेढ़े तिरछे सब, और एक बड़ी कहना चाहिए एहसास कमतरी जिसे कहते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर के हमारी पीढ़ी 60, 70, 80 के दशक में, मैं तो 80 के दशक में आती थी. और उसके बाद फिर हमने भारत को बदलते हुए देखा. एक नई पीढ़ी आई, आत्मविश्वास से भरी हुई, दुनिया को अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी काबिलियत से चलाने का विश्वास रखते हुए पीढ़ी वो आई. और फिर शंकाएं व्यक्त की, ये तो वो लोग हैं जो अंग्रेजीदा हैं, अंग्रेजी सिस्टम से पढ़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस की बात करने वाले हैं, ये लोग भारत की सभ्यता और संस्कृति को क्या जाने. और हम में से कुछ लोगों को ये बड़ा एक तरह से भ्रांति थी. हम सोचते कि हम तो वो संस्कृति के कहना चाहिए सच्चे संदेशवाहक हैं, और ये सब नई पीढ़ी के नए उम्र के लड़के हैं. लेकिन उस पीढ़ी के मन में जो भारत था उसका दर्शन आज हम सारी दुनिया में कर रहे हैं. और जैसा कि तेजेंद्र भाई ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे लोगों ने हिंदी की आधारशिला रखी, लेकिन ये पीढ़ी जो कंप्यूटर IT जनरेशन से आती है वह भी हिंदी भाषा, देश की संस्कृति, धर्म के प्रति इतनी समर्पित होगी, इसकी कल्पना आज से 20-25 साल पहले नहीं की जा सकती थी. बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं विषय पर आता हूँ. अभी आप नंदिता जी ने एक बड़ी सुंदर कविता पढ़ी इस जाने अनजाने पदचिन्ह नामक संग्रह से. और देखिए, भाव साम्य, मैं भी एक ऐसी ही कविता पढ़ता हूँ, मेरी अपनी नहीं है कविता, मैं नहीं लिखता हूँ. और कल्पना कीजिए किसने लिखी है कविता. करना होगा यह तिमिर पार, देखना सत्य का मिहिर द्वार, बहना जीवन के प्रखर ज्वार में निश्चय. जी नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी ने राधा. भाव साम्य अद्भुत है, क्योंकि लगभग यही बात आप जो कविता पढ़ रही थी उसमें था. आइए बातचीत को और हम विषय पर बात करते हैं. जाने अनजाने पदचिन्ह.
उन्मुक्त आकाश में एक संघर्षशील और सफल व्यक्ति की कल्पनाशील मन की उड़ान है। हिंदी कविता के विशाल भवन के दरवाजे पर एक नए कवि की दस्तक है। इन कविताओं में मधुरेश मिश्रा ने अपनी संवेदनाओं, गहन दृष्टि, देश विदेश के अनुभवों को भावनात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया है। उनके बिंब या यूँ कहिए कि शब्द चित्र घर, गांव, देश, परदेश और यहाँ तक कि संस्कृति के एक भावुक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। क्यों ना ये लेखक से सीधे बात करें। मैं जानना चाहूँगा पद्मेश कि ये नाम आपने क्यों दिया जाने अनजाने पदचिन्ह? जी विजय जी, तो पहली बात तो मैं धन्यवाद प्रस्ताव का भाग नहीं करना चाहता, लेकिन विजय जी मेरा सौभाग्य है, आपको सुनता रहता था मैं और आपके साथ जो है ये कन्वर्सेशन करने का मौका मिला। और एक प्रेशर भी है क्योंकि सरस्वती माँ का जो है अशेष आशीष है आशीष जी पर, तो इतनी ऊर्जा के साथ वो शुरू किए हैं तो उस ऊर्जा को जो है आगे बढ़ाना है। क्या होता है जब हम लोग प्रवासी यहाँ आते हैं, भारत से जब यहाँ आते हैं तो कुछ भी साथ में नहीं लाते हैं, केवल भारत हमारे साथ साथ चलता है, बाकी कुछ भी नहीं लाते हैं। और फिर जो है यहाँ आकर के हम देखते हैं बहुत लोगों ने जो हमारे अग्रज यहाँ पे आए हुए हैं बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन समय के साथ साथ रेत पे चलते चलते हमें लगता है कि हम भी अपने पीछे कुछ पद चिन्ह छोड़ते जा रहे हैं और कुछ पद चिन्हों को और आगे पाना भी है। तो एक विचार आया कि जो कविता जो अपना अनुभव है, आपसे आगे बात करेंगे इसके जो भाग हैं, तो उस अनुभव को जो है एक ऐसा नाम दिया जाए पद चिन्ह। जरूरी नहीं है कि जब हम कोई काम करते हैं हमसे कोई प्रभावित हो या कोई काम करता है उससे हम प्रभावित हों, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि जाने अनजाने जो है वो ऊर्जा पास होती रहती है आने वाले पीढ़ी के या आने वाले जो है लोगों के बीच, और वही जो है जो हमसे आगे बढ़े, जैसे अभी तजेंद्र जी ने, वीरेंद्र जी ने, बहुत कुछ लोगों ने अचीव किया है और जाने अनजाने हमसे उनसे भी सीखने को मिलता है। तो एक भाव था कि अपनी जो है अनुभूति है, जो अनुभव है, वो सब को जो है एक समेट करके एक पुस्तक बनाएं और उसका नाम जाने अनजाने पद चिन्ह रखें। जी, अपने कवि धर्म और कवि कर्म दोनों के बारे में कुछ बताइए। कौन थे आपकी प्रेरणा के स्रोत और लक्ष्य क्या है आपकी कविताओं का, क्या कहना चाहते हैं? कवि कर्म पहले देता हूँ। कवि कर्म इसलिए है कि हमें लिखना है, कुछ ऐसा लिखना है जो कि कवि के धर्म को पूरा करे। अगर मैं कुछ लिखता हूँ और पाठक पढ़ते हैं तो बहुत चीज़ें, एक तो मनोरंजन होता है, जो अगर कवि का धर्म है कि अगर पाठक के लिए आप पुस्तक लिखते हैं मनोरंजन के लिए तो उसको मनोरंजन मिले। अगर हम पुस्तक लिखते हैं कि प्रेरणा मिले और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद, उस कविता को पढ़ने के बाद अगर कुछ उसमें प्रेरणा का जो है प्रवाहित होती है तो कवि का धर्म वहाँ पे पूरा होता है। तो कवि का जो कर्म है वो है कि लिखना, पढ़ना और लिखना, लेकिन धर्म है कि जो पाठक जो जिसके लिए आप लिख रहे हैं वो जो है जो आप सोच रहे हैं वो वहाँ तक पहुँचे, उसके हृदय तक पहुँचे, उसको प्रेरणा मिले, उसको जो है मनोरंजन मिले। अगर आप मनोरंजन के लिए लिखे हैं, अगर जीवन में कुछ हार या जीत हो रही है, आप आपकी कविता से, आपकी पुस्तक से उसके मन में कुछ जो है शक्ति मिले, तो वो जो है कवि एक धर्म, आपका धर्म पूरा हो रहा है। ये पहला भाग। दूसरा भाग जो है किससे प्रेरणा, आपने निराला जी जहाँ हम लोग रहते हैं प्रयागराज में, निराला चौराहा बिल्कुल पास है और उनकी निराला जी तो बहुत ही पसंद, उनकी एक कविता भी थी, मैं तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के सड़क पर, तो बहुत ही प्रेरणादायक है। दिनकर जी हैं, गुप्त जी हैं, कई हैं। मुझे दुष्यंत कुमार और अटल जी की, और इसमें मैंने अटल जी से प्रेरित होकर के मेरे पास कविता का संग्रह जो है, जब मैं नंदिता जी के साथ पिछले वर्ष गया था तो 55-56 कविताएं थी, लेकिन फिर मैं जो है 51 कविताएं चुना। उसका रीजन था अटल जी से एक प्रेरणा स्रोत, और दुष्यंत कुमार जी से काफ़ी मैं प्रेरित हूँ। उनकी एक लाइन मुझे बड़ी पसंद है और उसका कारण यह है कि जो मेरा व्यक्तित्व है या जो मेरा संघर्ष पथ है उसको मैंने जो है इस पुस्तक में उतारा है। और दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। तो जो मैं ओढ़ता बिछाता हूँ वो इस पुस्तक में है। और एक और अच्छी लाइन है दुष्यंत कुमार जी की, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
प्रयास ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये प्रयास है कि कुछ अगर जैसे मुझे प्रेरणा मिली है, अगर पाठक पढ़ें तो उनको भी पुस्तक में जो है प्रेरणा मिलनी चाहिए। दूसरे अटल जी हैं। अटल जी की कविताओं में आप कई बार देखेंगे बड़ी सकारात्मकता है। अगर वो बोलते हैं आओ फिर से दिया जलाएं, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल जो है अंधकार से फिर भी ऊपर उठ सकते हैं। तो ये अटल जी से काफ़ी प्रेरित हुआ हूँ, इसलिए जो है क्या उनका बताया। बहुत सुंदर बात। जाने अनजाने पदचिन्ह इस कविता संग्रह को आपने 5 भागों में बांटा है। एक एक भाग की चर्चा करते हैं और उनमें से जो आपको पसंद हो या मुझे पसंद हो उन कविताओं का भी हम थोड़ा थोड़ा यहाँ प्रस्तुति करेंगे। पहला भाग है प्रेरणा, संघर्ष और सफलता। ये दरअसल एक तरह से आत्मकथ्य है और इसकी जो कविता मुझे पसंद आई वो है अहंकार। पृष्ठ 29 पर है, उसकी कुछ पंक्तियाँ हमारे श्रोताओं को सुनाइए। ये अगर आपका आदेश हो तो जस्ट 5 भाग में बांटने का एक निर्णय किया था। एक्चुअल में जब हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं तो तुलसीदास जी ने बड़ा प्रभाव डाला है हम लोगों पे, तुलसीदास की रामचरितमानस ने। और आप जब तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ेंगे तो हर एक खंड के पहले जो है आपको श्लोक मिलेगा संस्कृत में। तो मैंने कविताएं कई पुस्तकें पढ़ी तो मेरे दिमाग में आया कि अगर किसी भी पाठक को ये है कि उसको प्रेरणा से रिलेटेड कविताएं पढ़नी है तो उसको एक भाग में रखा जाए, अगर परिवार से संबंधित है तो उसको दूसरे भाग में, लेकिन उससे भी जा करके थोड़ा सा अलग करने की कोशिश में आप देखेंगे जब पुस्तक लेंगे, और मुझे भी विश्वास है पुस्तक तो जरूर ही लेंगे, तो आप देखेंगे वहाँ मैंने 1 या 2 श्लोक डाला हुआ है। और उसका मुख्य कारण है कि उस श्लोक से आपको पता चल जाएगा कि इस भाग में क्या मूल है, क्या उस कविता में लिखा हुआ है। और जैसे पहले भाग में अहंकार में कविता जरूर पढ़ूंगा, और मैं थोड़ा सा एक जो ये कविता लिख रहा था उसके पहले एक श्लोक है विजय जी, इसमें भाग 1 में यहाँ पे। और ये कविताएं मेरी आदत थी, मुझे लगा शायद मनोज बताएगा, मैं लिख करके रात में छोड़ देता था, तो उसको पता चलता था कि सुबह मेरी पत्नी जो है सजो के रखती थी। और कई बार ऐसा हुआ तो मैं बोलता था मुझे छपवाना है, तो एक बार उन्होंने बोला बोलने से नहीं होगा, करने से छपवाने से होगा। तो मेरे दिमाग में एक जो है संस्कृत का श्लोक आया, मैं उसको सबसे पहले जो है भाग में लिखा हूँ और फिर कविता पे आता हूँ। भैया, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे। तो जो उन्होंने मेरी धर्मपत्नी ने कहा उसको मैंने संस्कृत के एक सुभाषित में कभी पढ़ा था बचपन में, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे। केवल सोचने से कार्य नहीं होगा, उसको उद्यम करने से, उसको प्रयास करने से। वाह, दूसरी लाइन, तो उसको प्रयास करके फिर लिखा। अहंकार क्या होता है? अगर आप शंकराचार्य को सुने हो तो उन्होंने माइंड को 4 भागों में बांटा था, तो उसमें अंतिम था अहंकार। तो जब हमारे व्यक्तित्व में एक अहंकार आता है तो बहुत चीज़ें जो है हम दूसरों से बात करने में बात नहीं कर पाते हैं, इंटरपर्सनल स्किल। तो उसको मैंने एक कविता का रूप दिया है, उसकी जो है कुछ पंक्तियां मैं, जैसा विजय जी ने बोला, सुनाता हूँ। अहंकार है एक गतिरोध, प्रगति पथ में दीवार बन खड़ा हो जाता है। अहंकार है एक भ्रम, आत्मविश्वास व मूल्यों को ठेस पहुंचाता है। अहंकार है एक कमजोरी जो सफलता के नशे में बढ़ती ही जाती। अहंकार है एक मुखौटा जहां हकीकत स्वयं ही जगह नहीं पाती। अहंकार है एक गतिरोध जहां प्रगति पथ में दीवार बन खड़ा हो जाती है। एक और दूसरे छंद है, अगर इसको कहें तो। धन्यवाद। अहंकार की चादर हमारे मूल स्वभाव को ढक देती। जब आपके अंदर अहंकार होता है तो आपका जो एक्चुअल कैरेक्टर है वो पता नहीं चलता है। अहंकार की चादर हमारे मूल स्वभाव को है ढक देती। अहंकार की क्रोधाग्नि खुद को खुद से ही है दूर कर देती। अहंकार का आवरण सिद्धांतों व संकल्पों की राह खो देता। अहंकार का जहर हमारी खुशियों को हमसे ही खुद छीन लेता। धन्यवाद। बहुत सुंदर। यदि हम पुस्तक के दूसरे भाग की चर्चा करें
तो उसका शीर्षक है प्रवासी हृदय, भारत और अपना गांव। एक प्रवासी के मन में उठने वाली टीस की अभिव्यक्ति करता है ये कविताओं का ये संग्रह। इसमें आपने एक अवधि में कविता लिखी है जो विदेश की धरती पर लेकिन धरती से जुड़ी हुई कविता है। 79 पेज पर है यदि आप कोई है तो। इस कविता में स्वदेश की मिट्टी की भीनी खुशबू आती है और इसे मैं जानना चाहूँगा कि आपके श्रोता भी सुने। क्या है ये कविता विदेश धरती? इसका अवधि शीर्षक में, है, ये अवधि में है जी, वही विदेश की भाषा धरती अवधि। लेकिन ऐसी अवधि लिखी है कि शायद जो जिनको अवधि नहीं आती होगी उनको भी समझ में आए। और इसका मैं कॉन्टेक्स्ट हल्का सा बता दूंगा। तो जितने भी मित्र हैं यहाँ पे और मेरे उत्तर प्रदेश के जो हमारा ग्रुप है उसमें हम उसको परिवार बोलते हैं, ग्रुप नहीं बोलते हैं। आप देख चुके हो सभी परिवार के सदस्य, सभी को जब चर्चा होती है बैठते हैं तो लगता है सब बोलते हैं मैं 2 महीने के लिए आया था, मैं 1 महीने के आया था, फंस गया यहाँ पे। तो उस भावना को जो है मैं कविता में दिया हूँ और मैं प्रयास करूँगा धीरे बोलूँ तो सबको समझ में आए। आई रहे कुछ दिन के लिए, आई रहे कुछ दिन के लिए, सोचे न रहे कि बस जा भाई। आए थे कुछ दिन के लिए, ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ रह जाऊँगा। आई रहे कुछ दिन के लिए, सोचे न रहे कि बस जा भाई। रोजी रोटी के चक्कर में पता न चला कब फंस जा भाई। और देखिए अपने आप से कितनी ईमानदारी है। हम बोलते हैं, कोई पूछता है कि जाना है कि नहीं तो बोलते हैं अभी फ्लैट लिया है इसीलिए घर नहीं लिया है कि जिससे बेच वोच के या रेंट दे के निकल जाएंगे। तो उसके लिए अगली पंक्ति लिए, फ्लैट लहे दुई रूमई का, सोचे रहे बेच के निकल जा भाई। जब एक मकान और लहे तब लगई लगा अब ना जा भाई। और इसके बाद जो है एक यात्रा, विजय जी आप सब हम सब उसी यात्रा से गुजरे हैं। फिर लगता है कि अब वीजा है तो पासपोर्ट अप्लाई कर लें। कुछ सालई का वीजा लगा रहा, लौटई का आशा तबो रही। जब वीजा लगा तो लगा अब भी जाएंगे वापस देश। फिर ILR लगवाए लिए, परमानेंट वीजा। उम्मीद अब फीकी पड़ी, ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कई दे, नागरिकता